जय श्री कृष्ण। आप सभी का मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का अपना नया टॉपिक है। इस बार आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो नहीं आएंगे। इस बार आपको नॉर्मली एक पार्ट है जो आपका नया जुड़ा है वो आपको समझाने जा रही हूँ। अधिगम एक क्षमता कठिनाई। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधिगम अक्षमता नया जुड़ा टॉपिक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो क्वेश्चन आने की यहाँ पे चांसेस है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि आपके भी एक से लेके दो क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। तो बने रहिए मैराथन क्लासेस के परिवार में। मैं स्टार्ट करती हूँ आज का अपना टॉपिक अधिगम अक्षमता। तो देखते हैं क्या है। अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग 1963 में सैमुअल क्रिक जो कहाँ के थे, जर्मनी के थे, उन्होंने किया है। और उन्होंने क्या कहा है, इसको शब्द अंधता इसको कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपको कि जो अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग है किसने किया है। तो ये किसने किया है, सैमुअल क्रिक ने किया है 1963 में, जो कहाँ के थे, जर्मनी के थे। और उन्होंने अधिगम अक्षमता के लिए शब्द प्रयोग किया है शब्द अंधता। किर्क अब ये परिभाषा क्या देते हैं इस चीज की, ये बोलते हैं कि वे बालक जिनके शैक्षिक कार्य या प्रदर्शन में योग्यताओं एवं उपलब्धियों के मध्य अत्यधिक अंतर होता है। ये क्या बोलते हैं कि जैसे कोई बच्चा है वो 10th क्लास में पढ़ रहा है लेकिन उसकी जो शैक्षिक उपलब्धि है यानी उसका जो नॉलेज है वो सिर्फ 8th क्लास तक है, तो वो पिछड़ा बालक हो जाएगा। यानी इनमें अंतर होता है ना, वो शैक्षिक पिछड़ेपन में आ जाते हैं। तो अधिगम अक्षमता की प्रकृति अपने को बोल रहा है कि प्रकृति क्या है इसकी। तो प्रकृति देखते हैं, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। अब अपने से पूछ ले कि अधिगम अक्षमता किससे संबंधित हो। अधिगम अक्षमता केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग होता है। यह आंतरिक विकार है। अब ये बाहर दिखाई नहीं देता लेकिन ये आंतरिक होते, तो ये आंतरिक विकार है। यह स्थायी रूप है, यह एक स्थायी स्वरूप है। इसका पूर्ण रूप से इलाज संभव नहीं है, इसमें सुधार किया जा सकता है। जैसे अभी कोई बच्चा पिछड़ा है लेकिन उसको बार बार अपन उसे अभ्यास करवाते रहेंगे उसमें सुधार होगा, लेकिन कंप्लीटली अपन उसको ठीक नहीं कर सकते। यह एक मनोवैज्ञानिक जैविक समस्या है। तो ये आप 4 प्रकृति हैं इसकी, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। यह एक तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है, यह आंतरिक विकार है, यह स्थायी स्वरूप है, इसका पूर्ण से इलाज नहीं कर सकते लेकिन इनसे सुधार किया जा सकता है, और एक मनोवैज्ञानिक एवं जैविक समस्या है। अब अपन देखते हैं इसके कारण क्या है। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो खोज की थी, इसको नाम दिया था, किसने दिया था, सैमुअल क्रिक ने दिया था, जर्मनी के थे। शब्द ऐसा अंधता इसका शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। इसकी प्रकृति में ये जैविक है, मनोवैज्ञानिक है ना, तंत्रिका तंत्र से या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से इसका संबंध होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे सकता है लेकिन जो मैं बता रही हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो बने रहिए, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा। अब इसके कारण क्या है, वंशानुक्रम यानी जो जन्म से चलता आ रहा है। मानसिक जो बुद्धि अवधि अपनी वो स्लो होती है वंशानुक्रम से, अगर वो है। मस्तिष्क विकार है, अपने मस्तिष्क में अगर कोई चोट लग गई या फिर किसी अन्य किसी साधन का प्रयोग किया गया है, अभी जैसे कोई जन्म के समय किसी बच्चे के मस्तिष्क में किसी औजार से अगर लग गई हो, या फिर अब बाद में मतलब जन्म के बाद में अगर उससे कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो वो हो सकता है। वातावरण, समाज, अपना जो वातावरण जिसमें अपन रह रहे हैं, जो वातावरण अपनी अभिवृद्धि और विकास में सहायक होता है वो वातावरण। और जन्म पूर्व की स्थिति यानी माता के गर्भ में अगर कोई ऐसी दुर्दशा हो सकती है कि जिससे बच्चे का ये मानसिक विकास कमजोर हो सकता है। तो ये अपने कारक हो चुके हैं। अब लक्षण आ रहे हैं अपने, इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चले कि ये बच्चा शब्द अंधता है या फिर ये अधिगम अक्षमता वाला बच्चा है। तो इसके लक्षण देखते हैं। स्मृति कमजोर होती है यानी उसकी याददाश्त है वो कमजोर होती है। प्रत्यक्षीकरण कमजोर होना, जो प्रत्यक्षीकरण है सामने जिस दिख रहा है वो
कमजोर होता है। अवधान, ध्यान की कमी, भावात्मक रूप से अस्थिर, यानी उसकी भावनाएं हैं वो विचलित होती रहती हैं, कहीं एक जगह स्थिर नहीं रह पाती। उत्तेजनशीलता कम पाया जाता है, किसी चीज को करने के लिए उत्तेजित नहीं हो पाता। उपलब्धि व योग्यता में अंतर, उपलब्धि और योग्यता मैंने बता दिया। योग्यता क्या है उसकी 10th क्लास की है, लेकिन उपलब्धि उसकी क्या है 8th क्लास तक की है, तो उसमें अंतर हो गया। समायोजन में परेशानी, समायोजन में परेशानी क्या है, बच्चे है ना जो अधिगम अक्षमता में बोलने लिखने पढ़ने आदि में जो कमजोर होते हैं तो वो समायोजन नहीं कर पाते अन्य बालकों के साथ, तो ये समायोजन में कमी। इन बच्चों में हस्त निपुणता एवं समन्वय का अभाव पाया जाता है, जैसे कुछ बोल रहे हैं उसके साथ वो अपने हाथ की क्रिया नहीं कर पाते, तो वो अभाव इनमें पाया जाता है। इसमें नेतृत्व का गुण होता है, परंतु इनमें न्यूरोटिक समस्या होती है। यानी न्यूरोटिक समस्या क्या होती है कि ये उस नेतृत्व का गुण होता है लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं कर पाते, तो ये होते हैं इसके लक्षण। तो लक्षण आपको याद रखने की जरूरत है। नोट, अब ये बहुत ही जैसे अपने इंडिया लेवल पे वो अपने नॉर्मली जिसने इसका विकास किया था स्टार्टिंग में वो था। अब देखते हैं भारत में विशेष अध्ययन सेलिगमैन ने मायर ने किया, यानी अधिगम अक्षमता का जो भारत में जो अध्ययन किया है वो किसने किया है, सेलिगमैन और मायर ने किया है। और इसका तथा प्रयोग का नाम क्या दिया इन्होंने, अधिगम असहायतापन इन्होंने नाम दिया इसको। इसका प्रयोग किस पर किया गया, कुत्ते पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकता है कि जो सेलिगमैन और मायर ने प्रयोग किया है वो किस पर किया है, तो वो किस पर किया है, कुत्ते पर किया है। उसका अधिगम का इसका जो सिद्धांत का नाम क्या है, अधिगम असहायतापन इस सिद्धांत का नाम है। क्रुक्शेक वाइल और वेलने ने 1957 में बुद्धि लब्धि न्यून का अध्ययन किया है, यानी इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ एक चैप्टर जो कम से कम 10 से 15 पेज का होना चाहिए था, 10 से 15 पेज के अंदर जो होना चाहिए था वो मैं आपको 4 पेज के अंदर पढ़ा रही हूँ, और वो ही इम्पोर्टेंट चीज़ें ला रही हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जो आपको सफलता दिलाने में सहायक है। तो देखते हैं अधिगम अक्षमता के प्रकार आ रहे हैं। अब प्रकार कौन कौन से होते हैं, वो लेखन में भी हो सकता है, वाचन में भी हो सकता है ना, गणितीय भी हो सकता है। तो ये देखते हैं अपन कौन कौन से आ रहे हैं। तो पठन विकृति पहले आ रही है, पठन विकृति। अब इसका आ रहा है पहला पार्ट डिसलेक्सिया। अभी बहुत बार एग्जाम में ऐसे नॉर्मली जो एग्जाम हुए हैं अभी उसमें पूछा गया, और बहुत से लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जिनमें भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन डाला है कि डिसलेक्सिया है, पठन विकार, लेखन विकार है ना, अधिगम अक्षमता, या ऐसे कुछ ऑप्शन दे देते हैं, तो उनमें अपने को पहचानना होता है कौन सा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि डिसलेक्सिया होता क्या है और वो कहाँ पर पाया जाता है, अध्ययन किसने किया था, लक्षण क्या होते हैं, प्रकृति क्या है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिसलेक्सिया शब्द का प्रयोग रुडोल्फ बर्लिन ने 1887 में किया। इंपॉर्टेंट है लाइन, किसने किया, रुडोल्फ बर्लिन ने किया। कब किया, 1887 में किया। किसका किया, तो ये डिसलेक्सिया का किया। डिसलेक्सिया लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, भाषा दोष विकृति, यानी बोलने में जो विकृति होती है वो क्या होता है, वो होता है डिसलेक्सिया। आगे देखते हैं, आगे अपना लक्षण। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, शब्दों को पहचान न पाना, धारा प्रवाह में दिक्कत, पढ़ न पाना, ध्वनि में अंतर नहीं कर पाना, हस्त कौशल का कमजोर होना, पेशीय समन्वय का न होना, शर्ट के बटन बंद नहीं कर पाना, जूते का शोल न बंद कर पाना, और शब्दों को उल्टा पढ़ना या डिसलेक्सिया के लक्षण है। अभी अपने से पूछ रहे हैं, मैंने इतना बड़ा तो बता दिया, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि जो आपके डेली रूटीन में शर्ट के बटन आपको डेली बंद करने हैं, जूते आपको डेली बांधने हैं, पढ़ना आपको डेली है, चाहे किसी भी रूप में पढ़ो, ध्वनि यानी बोलना आपको डेली के रूटीन में, चाहे कैसे भी ध्वनि हो, मातृभाषा की हो, राष्ट्रीय भाषा की हो, या फिर और कोई हो, औपचारिक हो, निरौपचारिक हो, कैसे भी हो, आपको बोलना पड़ता है। और पहचान न पाना यानी पहचान नहीं कर पाना, धारा प्रवाह का नहीं होना, तो ये आपके कौन से में आते हैं, ये आते हैं डिसलेक्सिया में। डिसलेक्सिया की सर्वप्रथम पहचान 1973 में एलेना बोर्डन ने बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न परीक्षण से की थी। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि डिसलेक्सिया की सर्वप्रथम पहचान कहाँ
कब और किसने की, तो ये कहाँ की, किसने की थी 1973 में एलेना बोर्डन ने बोर्ड टेस्ट रीडिंग ऑफ स्पेलिंग पैटर्न से की थी। किससे कौन सा टेस्ट था, तो आपको टेस्ट देकर भी पूछ सकता है कि इससे किसका परीक्षण किया गया, तो किसका किया गया, डिसलेक्सिया का किया गया। किससे किया गया, तो ये किससे किया गया था, बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न परीक्षण से किया गया। अब दूसरा है एलेक्सिया, पहला कौन सा है डिसलेक्सिया, दूसरा अपना एलेक्सिया। सीखने और पढ़ने की क्षमता का लोप हो जाना, यानी सीखना और पढ़ना यानी बोलना और ग्रहण करना दोनों का जो लोप हो जाता है यानी बिल्कुल नहीं कर पाता, तो वो कौन सा होता है, एलेक्सिया होता है। थर्ड अपना आ रहा है हाइपरलेक्सिया, कौन सा आ रहा है, हाइपरलेक्सिया। थर्ड आ रहा है हाइपरलेक्सिया, शब्द और वाक्यों का बोध नहीं होना, अर्थात श्यामपट्ट पर लिखित सामग्री का ऊपर नीचे दिखाई देना। क्या होता है हाइपरलेक्सिया, कि बच्चों में शब्दों का बोध नहीं होता, शब्दों का बोध नहीं होता। जैसे 2 लाइन लिखी हुई है, एक शब्द ऊपर वाले का पढ़ लिया, एक शब्द नीचे वाले का पढ़ लिया, तो इनमें शब्दों का और कर्मों का बोध नहीं होता। दूसरी आ रही है अपना लेखन विकृति, दूसरी कौन सी आ रही है, लेखन विकृति। पहली कौन सी थी, पठन विकृति, डिसलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, एलेक्सिया। अब आ रही है लेखन विकृति, तो लेखन विकृति में क्या, डिस्ग्राफिया। आपको एक तो क्या है ना, डिसलेक्सिया, लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, तो ये अपने को पता चल रहा है इनके नाम से ही कि किससे संबंधित हैं। तो ये किससे संबंधित, डिस्ग्राफिया, ग्राफ बनाना, तो यानी लिखने से संबंधित है। लेखन संबंधी त्रुटियां जैसे लिख नहीं पाना, अनियमित आकार के शब्दों का प्रयोग करना, लिखते समय लाइनों को सही नहीं लिखना, लेखन का अपठनीय होना, लिखी हुई सामग्री को पढ़ नहीं पाना, लिखने में त्रुटियां करना, तो लिखने का संबंधी जो विकार है वो किसमें आएगा, डिस्ग्राफिया में। और याद रखने का एक इम्पोर्टेंट और साधारण सा तरीका है डिस्ग्राफिया। तो ग्राफ से अपने को ये हो रहा है कि हाँ लिखना है, ग्राफ अपन हाथ से बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वो डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार हो गया। अगला आ रहा है अपना डिस्प्रैक्सिया, लेखन और चित्रांकन से संबंधित विकृति, ना ही लिख सकते हैं, ना ही कोई चित्र बना सकते हैं, ना ही कोई डायग्राम बना सकते हैं, तो वो किस में आएगा, प्रेक्सिया में। ठीक है, एग्राफिया भी मिल सकता है और एग्राफिया भी मिल सकता है, दोनों एक ही हैं। शब्दों को एक लाइन में नहीं लिख पाना, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जैसे ऊपर की पढ़ ली, एक नीचे की पढ़ ली, तो वो पठन से हो गया। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक जैसे एक शब्द ऊपर की लाइन के बराबर में लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ के लिख दिया, तो ये किस में आ जाएगा, एग्राफिया या एग्राफिया में आ जाएगा। अगला आ रहा है एप्रेक्सिया, अगला कौन सा आ रहा है, चौथा नंबर का एप्रेक्सिया। यह शारीरिक विकार, इसमें बालक आंखों हाथों की गति से समन्वय स्थापित नहीं कर पाता, मांसपेशियों में समन्वय का अभाव होता है। आगे आ रहा है गणितीय विकार। थर्ड कौन सा, पहला हो गया अपना पठन, दूसरा लेखन, अब तीसरा कौन आ रहा है, गणितीय। तो अब देखते हैं गणितीय में कौन सा आ रहा है, तो डिस्कुकेलिया फर्स्ट विकार आ रहा है। गणितीय गणना नहीं कर पाना, गणित के संकेतों को पहचान नहीं पाना, गणितीय नियमों में सिद्धांतों का प्रयोग नहीं कर पाना, दिशा ज्ञान में संबंध बोध का कमजोर होना, चेक बुक का प्रयोग नहीं कर पाना, किसी के नकदी लेन देन नहीं कर पाने, अंगुलियों की गणना करना। जैसे कोई बच्चा है, गणितीय विकार में क्या होता है कि गणित से संबंधी जो भी प्रक्रियाएं होती है, गणित से संबंधी जैसे किसी को 10 रुपए दी, ले नहीं पा रहा या फिर गिनकर नहीं दे पा रहा है ना, चेक बुक में जो अपने जो पैसे हैं उनको अंकों में नहीं लिख पा रहा है, तो ये संबंधी जो गणितीय संबंधी अपनी संख्याओं से संबंधित जो विकार हो वो किस में आता है, डिस्कुकेलिया में आ जाएगा। अब ये कितने प्रकार के माने गए हैं, ये भी 3 प्रकार के माने गए हैं। कौन से, डिस्कुकेलिया। गणितीय विकार भी 3 प्रकार के माने गए हैं, लेक्सिकल, वर्बल और ग्राफिकल। लेक्सिकल कौन से होते हैं, संकेतों को पढ़ने और समझने से संबंधी कठिनाई जो होती है वो लेक्सिकल में। वर्बल, बोलने में। वर्बल नाम से आपको बहुत से कुछ ऐसे हैं जो नाम से जाहिर हो रहे हैं कि क्या बोलना चाह रहा है, वर्बल बोलने में, और ग्राफिकल संकेतों को लिखने में कठिनाई का होना। अब चौथा आ रहा है अपना मौखिक संचार। चौथी कौन सा आ रहा है, मौखिक संचार या वाक अयोग्यता, बोलने में अयोग्यता। पहला कौन सी हो गई अपनी, पठन, दूसरी लेखन, तीसरी गणितीय और चौथी मौखिक या वाक अयोग्यता। एफेजिया
अब ये क्या होता है, बहुत सी बुक्स में क्या होता है 2 या 3 जैसे गणितीय तक उन्होंने दे दिया और फिर छोड़ दिया, चलो इतना ही है। बच्चे उस चीज़ में भ्रमित हो जाते हैं, उस चीज़ से भ्रमित हो जाते हैं और वो उतना ही रट्टा मार लेते हैं, उतना ही रट्टा मार लेते हैं, उसको समझ में नहीं पाते कि एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हैं। तो इसमें आगे मैंने इसी वजह से ऐड किया है कि बच्चों को पूरा ज्ञान मिल सके और वो सब कुछ समझ सके। एफेजिया, मौखिक रूप से विचार एवं भावों को ग्रहण एवं अभिव्यक्त नहीं कर पाना क्या होता है, एफेजिया कहलाता है। डिस्फेजिया, तो डिस्फेजिया क्या है, बातचीत व्याख्यान के दौरान उत्पन्न होने वाली कठिनाई। डिस्फेजिया, फेजिया, एफेजिया तो आ रहा है यानी बोल नहीं पाना, ठीक है, लेकिन डिस्फेजिया क्या आ रहा है कि बातचीत तो कर रहा है लेकिन उसमें संबंधित उससे कठिनाई हो रही है ना, वो किस में आ जाएगा, डिस्फेजिया में। अब अन्य विकृतियाँ, ये तो हो गई 4 अपनी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, लेखन, पठन, गणितीय और वाक यानी बोलने से संबंधित। अब आगे आ रही है अपनी जो अन्य विकृतियाँ हैं वो कौन सी हैं, आगे आ रही है अपनी, देखते हैं। हाइपोमेलेक्सिया, हाइपोमेलेक्सिया कौन सी है, स्मृति, स्मृति यानी अपनी याददाश्त का कमजोर हो जाना हाइपोमेलेक्सिया में आता है। डिमेशिया, डिमेशिया चिंतन शक्ति, निर्णय शक्ति व स्मरण शक्ति का कमजोर होना। हाइपोमेलेक्सिया मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। दूसरा है डिमेशिया, यानी अपन कई बार बोलते हैं मैं डिप्रेशन में हूँ, तनाव में हूँ, चिंतन में हूँ, तो आप उस चीज़ से एक वो लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि डिमेशिया, डिमेशिया यानी डिप्रेशन, तनाव, ये तो उस चीज़ में अपन क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, निर्णय लेते हैं, सोचने समझने का अपना जो विचार आता है वो किस में आता है, डिमेशिया में आ जाता है। और तीसरा अपना है ADHD, ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता विकार, यानी ना तो ध्यान रख पाते हैं ना ही क्रियाशील रह पाते हैं। तो देखते हैं क्या है, सीखने के दौरान ध्यान नहीं, सीख तो रहा है लेकिन उस समय उसका, अपन कई बार क्लास में बोलते हैं ना कि बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, तो वो सीख तो रहा है, उसको चल तो रहा है, सामने देख तो रहा है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है, ध्यान कहीं और है, बेचैन रहता है, बीच बीच में बोलना, दूसरों को टोकना, बार बार सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना और इधर उधर भागना फिरना, ये कौन सी में आ जाएगा, ADHD यानी अभाव अति क्रियाशीलता विकार, ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता विचार में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का अपना टॉपिक यही कंप्लीट होता है, मिलते हैं फिर नए एक टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं शोभा आपको ऐसे ही नए वीडियोस, ऐसे ही नई क्वालिटीज़ आपको उपस्थित करवाती रहूँगी ताकि आपकी रीट चुटकियों में पास हो सके। तो जय श्री कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके।